Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's about biology lecture, chapter number 15, that is homeostasis. We were discussing about the excretion. एक्सक्रीशन के प्रोसेस को हमने जब होम्योस्टेसिस का चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस टाइम हमने कहा कि इसमें 3 चीज़ें मेजर हम कवर करेंगे. फर्स्ट हाफ वाज अबाउट ऑस्मोरेगुलेशन, उसके बारे में कंप्लीट किया. सेकंड हाफ इज़ अबाउट एक्सक्रीशन एंड थर्ड हाफ इज़ अबाउट थर्मोरेगुलेशन. तो सेकंड हाफ में हमने एक्सक्रीशन को सबसे पहले डिफ़ाइन किया. उसके बाद एक्सक्रीशन को प्लांट्स के अकॉर्डिंग देखा कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है. और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, कि एक्सक्रीशन एनिमल की बॉडी के अंदर कैसे होती है. अगर जिस तरह पहले हम लोगों ने एक्सक्रीशन को डिफ़ाइन किया, सेम एनिमल्स के केस में भी एक्सक्रीशन वही होगी. इट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स. मतलब ये वेस्ट मेटाबोलाइट्स ख़ास तौर पे नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, उनका बॉडी के लिए टॉक्सिक इफ़ेक्ट होता है, उनको बॉडी से रिमूव करने का प्रोसेस जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन. अब प्लांट्स के केस में तो हमने कहा कि उनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं. उनको वन बाय वन हम लोगों ने स्टडी किया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को स्टडी किया हम लोगों ने. उसके बाद अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के केस में एक्सक्रीशन जो होती है उनके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है. एनवायरनमेंट अगर हाइपोस्मोटिक होता है तो वहाँ पे वाटर एक्ट करेगा एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. और अगर एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होता है मीन्स टू से कि अगर एनवायरनमेंट के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर, तो वहाँ पे सॉल्ट्स दे विल एक्ट एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. मैंने फिर दोबारा से बता देती हूँ कि शुरू में हमने प्लांट्स के केस में तो एक्सक्रीशन को स्टडी किया, डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को स्टडी किया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को स्टडी किया. जबकि एनिमल्स के केस में अगर हम देखें तो एक्सक्रीशन मोस्टली उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो रही होती है कि उनकी सराउंडिंग में एनवायरनमेंट किस तरह का है. आया वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं, आया वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं. नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट्स. हमने जिस तरह प्लांट्स के केस में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ठीक है, ये जब मेटाबोलाइज होते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स यील्ड करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, दे आर मेटाबोलाइज्ड एंड दे यील्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सिमिलरली प्रोटीन्स और न्यूक्लियो प्रोटीन्स को जब मेटाबोलाइज किया जाता है तो ये वेस्ट नाइट्रोजन जो है उसको रिलीज़ करते हैं. वेस्ट नाइट्रोजन के अंदर अब क्या आ जाता है, वेस्ट नाइट्रोजन बेसिकली डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. लाइक हम कहते हैं अमोनिया की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी वेस्ट नाइट्रोजन, दैट मे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया आर दैट मे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड. इन तीनों फॉर्म्स में से किसी भी फॉर्म के अंदर जो वेस्ट नाइट्रोजन है वो एग्जिस्ट कर सकती है. अब अमोनिया कब प्रोड्यूस होगा, यूरिया कब प्रोड्यूस होगा और यूरिक एसिड कब प्रोड्यूस होगा, ये डिपेंड करता है अपॉन एनवायरमेंटल सिचुएशन कि एनवायरनमेंट कैसा है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म रह रहा है. फिर उसी के अकॉर्डिंग या अमोनिया बनेगा या यूरिया बनेगा या फिर यूरिक एसिड जो है वो एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, देन उसको फिर बॉडी से रिलीज़ किया जाएगा. Next is deamination. What is deamination? D means removal and amination is for amino group. जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर में प्रोटीन्स का पोर्शन पढ़ रहे थे आप, तो वहाँ पे आपने अमाइनो एसिड्स का जनरल फार्मूला देखा था. अमाइनो एसिड के जनरल फार्मूला के अंदर हमने कहा कि सेंट्रल कार्बन जो है दैट एक्ट्स एज अ अल्फ़ा कार्बन, एज एन अल्फ़ा कार्बन वहाँ पे वो एक्ट करती है. उसके आपको जैसे पता है कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है. टेट्रावेलेंट मीन्स कि 4 बॉन्ड्स बना सकती है, लिहाजा बिल्कुल वैसे ही 4 बॉन्ड्स इसने बनाए हुए हैं. यहाँ पे आपको सामने फार्मूला नज़र आ रहा है अमाइनो एसिड का, इसका ये सिंपलेस्ट फार्मूला है.
जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने। इसके रेड कलर में एक्सट्रीमली राइट साइड पे जो येलो कलर में शो हो रहा है दैट इज़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। सेंट्रल कार्बन जो है दैट इज़ अल्फा कार्बन। और एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड पे ग्रीन कलर में आपको अमाइनो ग्रुप शो किया गया है। टॉप साइड पे अगर देखें तो वहाँ पे आपको हाइड्रोजन शो किया हुआ है, और नीचे की तरफ रेड कलर में आपको आर जो है दैट इज़ साइड चेन, आर अल्काइल चेन भी इसको कहा जाता है। अब बेसिकली रिमूव किसको करना है या डीएमिनेशन किसे कहते हैं? अगर अल्फा कार्बन से अमाइनो ग्रुप यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर में NH2 से शो किया गया है, अगर ये रिमूव हो जाता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज डीएमिनेशन। जैसा कि सामने डेफिनेशन आपको दिखाई भी गई है, लिखी हुई है, द रिलीज ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड इज कॉल्ड डीएमिनेशन। अब ऐसा क्यों होता है कि हमें अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना पड़ता है? बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि अमाइनो ग्रुप, अब देखें अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करना है, लाइक अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करना है अगर, तो उसको बाज़ दफ़ा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ताकि वो बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाए। या फिर अगर अमाइनो एसिड जो कि बॉडी के अंदर यूज़लेस पड़ा हुआ है और अगर उसकी क्वांटिटी, हमें ये भी ख़दशा है कि अगर उसकी क्वांटिटी उसका लेवल राइज़ कर जाता है तो इन फ्यूचर बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, लिहाजा उसको अब क्या करेंगे, टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम से अवॉइड करने के लिए फिर इसको क्या किया जाएगा, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या कहा कि अमाइनो ग्रुप को क्यों रिमूव किया जाता है? ताकि किसी आसान तरीके से बॉडी इसको रिमूव कर सके, वहाँ पे बॉडी को प्रॉब्लम ना हो और अल्टीमेटली बॉडी जो है नाइट्रोजनस वेस्ट जितने भी हैं उनके टॉक्सिक इफ़ेक्ट से बच जाए। इसलिए क्या किया जाता है, अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र किया जाता है और अल्टीमेटली बॉडी जो है वो सेफ़ हो जाती है। नेक्स्ट इज साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, कि ऐसे कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो अगर नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के अंदर मौजूद रहते हैं तो उनकी वजह से हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट है दैट इज़ कन्वल्जन। कन्वल्जन मीन्स कि दौरे पड़ना, ठीक है। अगर बॉडी का नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से कन्वल्जन्स हो सकती हैं। या कोमा बेसिकली क्या है, ये अनकॉन्शियसनेस है, या आप ये कह सकते हो कि ब्रेन के किसी मखसूस हिस्से का अनकॉन्शियस हो जाना या उसका नॉन फंक्शनल हो जाना, इसको आप कोमा की सिचुएशन कहते हो। या फिर अगर ये मतलब सिचुएशंस पे ओवरकम नहीं हो पाता तो अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म की डेथ होना पॉसिबल है। नेक्स्ट इज़ वेज ऑफ नाइट्रोजन रिमूवल, के बॉडी से नाइट्रोजन किस फॉर्म में रिलीज़ होती है। तो कहा यह जाता है 3 सिचुएशंस हैं हमारे सामने। फर्स्ट इज़ एक्सेस नाइट्रोजन, सेकंड इज़ लोअर क्वांटिटीज़ ऑफ नाइट्रोजन, और या मॉडरेट क्वांटिटी है नाइट्रोजन की, या फिर थर्ड हम कहते हैं वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन। इफ़ वी टॉक अबाउट एक्सेस नाइट्रोजन तो हम कहते हैं कि बॉडी से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो है वो 3 सूरतों में रिलीज़ होती है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये तीन वो चीज़ें हैं, ये तीन वो कंपाउंड्स हैं जो बॉडी से मैक्सिमम नाइट्रोजन जो है इन तीनों सिचुएशंस की फॉर्म में, इन तीनों कंपाउंड्स की फॉर्म में रिलीज़ होती है। सेकेंड जो चीज़ है हमारे पास वो है, या इन तीनों चीज़ों से कम नाइट्रोजन बॉडी से रिमूव किस फॉर्म में होती है, क्रेटिनिन की फॉर्म में, क्रेटीन की फॉर्म में, या फिर TMAO की फॉर्म में। लेकिन इन तीनों सूरतों में अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड से भी कम इन तीनों सूरतों में नाइट्रोजन रिलीज़ होती है। TMAO स्टैंड्स फॉर ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड।
और सबसे कम नाइट्रोजन किस सूरत या किस फॉर्म में बॉडी से रिलीज़ होती है, तो सबसे कम अमाउंट जो है नाइट्रोजन की वो नाइट्रोजनस बेसिस की फॉर्म में रिलीज़ होती है, जिनमें प्यूरीन्स आती हैं एंड पायरिमिडीन्स आती हैं। अगर हम बात करें कि नाइट्रोजनस बेसिस क्या होती हैं, तो आपने जब फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के अंदर अगर आप लोगों ने स्टडी किया हो तो वहाँ पे डीएनए को जब आपने स्टडी किया तो आपने वहाँ पे बताया था कि नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती हैं। नाइट्रोजनस बेसिस दे आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी वो टाइप्स हैं? प्यूरीन्स हैं एंड पायरिमिडीन्स हैं। प्यूरीन्स क्या है, पायरिमिडीन्स क्या है? प्यूरीन्स आर डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस वाइल पायरिमिडीन्स आर सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स की फॉर्म में सबसे कम मिकदार नाइट्रोजनस वेस्ट की बॉडी से रिमूव होती है, और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में रिलीज़ होते हैं? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में, और उससे कम किस फॉर्म में? क्रेटिनिन, क्रेटीन या फिर TMAO की सूरत में रिलीज़ होते हैं। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, कि नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं बॉडी के अंदर मौजूद हैं, तो उनके मेटाबॉलिज्म के बाद ऐसे कौन से सिग्निफिकेंट कंपाउंड्स हैं जो आफ्टर मेटाबॉलिज्म वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करती हैं? दे मे बी हाइपोजेंथीन, जेंथीन, एलेंटोइन, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये वो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर जब मेटाबॉलिज्म होता है तो ये कंपाउंड्स बॉडी के अंदर रिलीज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अमोनोटैलिक एंड यूरियोटैलिक एक्सक्रीशन। अब बेसिकली ये आपकी बुक के अंदर नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, इसके बाद वाला नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अब बेसिकली इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि प्रोटीन्स जो हैं वो किससे मिलके बनती हैं? अमाइनो एसिड से मिलके बनती हैं। और न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर क्या होती हैं? डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, जो हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं। प्यूरीन्स हैं, पायरिमिडीन्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अमाइनो ग्रुप किसको शो कर रहा है? वो ये कह रहे हैं कि दोनों के अंदर से अमाइनो ग्रुप रिमूव करना है ताकि नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से इजीली रिमूव हो सके। तो वो रिमूवल क्या कहलाएगी? दैट विल बी कॉल्ड एज डीएमिनेशन। पीछे पढ़ चुके हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज डीएमिनेशन। इट इज़ द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड। अच्छा, अब देखें अब किस फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से रिमूव हो रहा है। मैंने बहुत शुरू में आप लोगों को बताया कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल सिचुएशंस पे, कि किस तरह की एनवायरमेंटल सिचुएशन है। आया ऑर्गेनिज्म को वाटर की अवेलेबिलिटी एक्सेसिव अमाउंट में है? आया अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज इन मॉडरेट लेवल और इन लीस्ट अमाउंट? डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट कैसा है। अगर तो ऑर्गेनिज्म जो है वो वाटर के अंदर रह रहा है, मींस एक्वेटिक है ऑर्गेनिज्म, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा है। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, बात फिर दोबारा से वही आ गई। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट क्या? ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर वाटर ज़्यादा है, सॉल्ट्स कम है। ठीक है, तो ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर क्या होगा अगर ऑर्गेनिज्म रह रहा है? एग्जांपल यहाँ पे कोट की हुई है, एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग मैनी फिशेस। तो फिशेस के अंदर क्या होगा? मोस्टली जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा इनका दैट विल बी अमोनिया। दैट विल बी अमोनिया। अमोनिया की फॉर्म में इनकी बॉडी से एक्सक्रीशन हो रही होगी। अब ऐसा क्यों होता है कि इनकी बॉडी से यूरिया या यूरिक एसिड रिलीज नहीं होता, अमोनिया ही रिलीज होता है? क्योंकि अमोनिया एक ऐसा कंपाउंड है जो कि इनकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। अगर ये बॉडी के अंदर रहा तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा, इनके अंदर टॉक्सिसिटी इफेक्ट्स जनरेट करेगा। लिहाजा इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स से बचने के लिए इसके पास एक्सेसिव अमाउंट में वाटर वैसे भी अवेलेबल है। लिहाजा ये क्या करेगा? फिश क्या करेगी? उसी पानी को यूटिलाइज करेगी और यूटिलाइज करते हुए अपनी बॉडी से अमोनिया को रिलीज कर देगी। और कहा यह जाता है अगर अमोनिया देखें आप, उसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, तो अमोनिया के अंदर 1 ग्राम नाइट्रोजन को अगर फिश ने अपनी बॉडी से रिमूव करना है तो उसके लिए कितना वाटर चाहिए? राउंड अबाउट 500 ml वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फिश।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अक्सर एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है कि अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन को रिमूव करना है बॉडी ऑफ द फिश से तो कितनी अमाउंट में वाटर चाहिए होगा, तो उसकी अमाउंट क्या होगी 500 ml। उसके बाद सेकंड कैटेगरी को डिस्कस करने से पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अमोनिया रिलीज करते हैं, दे आर कॉल्ड एज अमोनोटैलिक। और क्या होता है, अगर अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपनी बॉडी के अंदर से इस फिनोमिना को, अब हम क्या कहते हैं, अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी से अमोनिया को रिलीज कर रहे हैं, लिहाजा इनको हम अमोनोटैलिक और एनिमल्स कहेंगे। और इस फिनोमिना को हम क्या नाम देंगे, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमोनिया बाय द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अमोनोटैली। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज रिलेटेड टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुश्की पे रह रहा है, ठीक है, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या रिलीज हो। अब देखें, डिपेंड करती है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आया उसको पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल है या मॉडरेट। अब मोस्टली एक्वेटिक की निस्बत तो इनके पास पानी कम होता है, ठीक है, तो मोस्टली क्या करते हैं, अपना नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है उसको यूरिया की फॉर्म में रिलीज करते हैं, क्योंकि यूरिया जो है इसको एलिमिनेट होने के लिए एज कंपेयर टू दैट ऑफ अमोनिया, यूरिया को रिलीज होने के लिए अमोनिया की निस्बत पानी कम चाहिए होता है। अगर उसको, इसीलिए कहा जाता है कि अगर 1 ग्राम इसको रिलीज करना है बॉडी से तो राउंड अबाउट 50 ml ऑफ वाटर जो होगा वो रिक्वायर होगा फॉर इट्स एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया को रिलीज करते हैं एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, दे आर नोन एज यूरियोटैलिक। और इस फिनोमिना को, जिसके थ्रू यूरिया को बॉडी से रिमूव किया जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ फिनोमिना ऑफ रिमूविंग यूरिया बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज यूरियोटैली। और मोस्टली ये किसके अंदर होता है, मैमल्स के अंदर होता है, एम्फीबियंस के अंदर होता है, शार्क्स वगैरह के अंदर होता है, और बहुत सी बोनी फिशेस ऐसी हैं जिनके अंदर जो क्या होते हैं, यूरियोटैली होते हैं, और इनके अंदर से यूरियोटैलिक होने के नाते इनके अंदर से यूरिया रिलीज होता है। लास्ट इज यूरिकोटैलिक। अब यहाँ पे बर्ड्स आपको शो किए गए हैं, एक बर्ड शो किया गया है इंसेक्ट्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, कुछ लैंड स्नेल्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा एरिड कंडीशंस के अंदर रह रहे होते हैं। मींस इनको बहुत लिमिटेड सप्लाई जो है वाटर की इनके पास होती है, लिहाजा ये क्या करते हैं, लीस्ट अमाउंट जो होती है वो वाटर की इनके पास अगर इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होती है या सराउंडिंग में मौजूद होती है, लिहाजा ये अपनी बॉडी से एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड को रिलीज़ करते हैं। यूरिक एसिड रिलीज़ होगा, अल्टीमेटली इनकी बॉडी जो है वो जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा उससे छुटकारा पा लेगी, ठीक है। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो यूरिक एसिड को एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, दे आर नोन एज यूरिकोटैलिक। और इस प्रोसेस को, जिसके थ्रू यूरिक एसिड को रिमूव किया जाता है बॉडी से, इसको हम नाम देते हैं यूरिकोटैली। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप देखें, इसको लीस्ट अमाउंट चाहिए वाटर की, मतलब 1 ml वाटर जो है वो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो कि यूरिक एसिड के अंदर, अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन को रिमूव करना है तो उसके लिए कितना वाटर रिक्वायर होगा, दैट विल बी 1 ml वाटर। और ये मोस्टली कहाँ पे होता है, आपके सामने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, बर्ड्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर ये फिनोमिना देखने को मिलता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडे।